अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के बाद गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है और जारी है। NA-18 हरीपुर के अलावा बाकी तमाम नशस्तों पर नून लीग को वाज़े बढ़तरी हासिल है। NA-18 में नून लीग के बाबर नवाज खान का मुकाबला साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अहलिया शहनाज अयूब से है। PTI लाहौर के हल्का 129 से भी मैदान में है, जहां साबिक वफाकी वज़ीर हम्माद अज़हर के भांजे अरसलान अहमद दूसरे नंबर पर हैं। यहां नून लीग के हाफिज़ नोमान आगे हैं। इस हल्के में आज सुबह हम्माद अज़हर ने फॉर्म 45 के गायब होने का दावा किया था, जिसको इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद किया। फैसलाबाद में भी कुछ पोलिंग स्टेशन पर नताइज से कबल फॉर्म 45 पर दस्तखत होने के दावे सामने आए। पोलिंग के दौरान कई स्टेशंस पर सहाफ़ियों को अंदर न जाने की शिकायत भी मौसूल होती रही। कुछ देर पहले एक वीडियो भी फिर सामने आई हमारे। फैसलाबाद का हल्का है PP 116। यहाँ मुस्लिम लीग के रहनुमा आबिद शेर अली की बैलेट पेपर पर मोहर लगाने की ये वीडियो है, जिस पर रिटर्निंग अफसर ने वोटिंग की राजदारी पामाल करने पर उन्हें नोटिस भी जारी कर दिया है। आबिद शेर अली ने इंतखाबी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है और मोबाइल फ़ोन पोलिंग स्टेशन में लेकर गए हैं। उन्होंने वोट डालने की वीडियो बनाई या बनवाई, वो सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर दी गई। दूसरी तरफ एक और नून लीगी कारकुन ने भी फैसलाबाद में बैलेट पेपर की तस्वीर बनाई तो उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के बॉयकॉट के बाद जो वोटर टर्न आउट है वो माजी के मुकाबले में कम हुआ है या नहीं, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान आज साथ मौजूद होंगे। अहमद बिलाल महबूब साहब, जो कि सरबराह हैं पिलडाट के, प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। सर, मुझे सबसे पहले अहमद साहब ये फरमाइए कि किस तरह का आपने आज का सारा दिन देखा इलेक्शन के हवाले से? पोलिंग के दौरान किस तरह की शिकायत सामने आई? और जो एक बात हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बॉयकॉट के बाद टर्न आउट में बड़ा वाज़े फ़र्क आया है, क्या ऐसा ही है सर? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तो अच्छी बात ये हुई है कि अल्लाह का शुक्र है कि तमाम जगहों पे कोई किसी वायलेंस की रिपोर्ट नहीं आई और पुरअमन तौर पे इलेक्शन हो गए। अगर इलेक्शन के बाद कुछ रिपोर्ट्स हैं कि फैसलाबाद में कहीं किसी उम्मीदवार के यहाँ किसी प्रॉपर्टी पे हमला वगैरह हुआ है, लेकिन इलेक्शन पुरअमन तौर पे हो गए हैं। खदशा था कि खैबर पख्तूनख्वा की एक नशिस्त पे जहाँ बहुत कांटे का मुकाबला जारी है, वहाँ शायद कोई अमन अमान की सूरत पैदा हो जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वहाँ भी ऐसा नहीं हुआ और ये बर वक्त उसके इंतज़ामात हो गए, तो अच्छी बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि ज़िमनी इंतखाबात में चूँकि कोई बहुत अपसेट की उम्मीद नहीं होती कि कोई हुकूमत बदल जाएगी या नई हुकूमत फॉर्म होगी, कोई ऐसा इम्कान तो नहीं था। इसलिए लोगों का इंटरेस्ट वोट डालने में वैसे ही कम होता है। अगर मसलन ये कि PTI ने बॉयकॉट ना भी किया होता तो मुश्किल होता कि वो जनरल इलेक्शन तब भी यही नतीजा होता, तब भी इसी तरह का टर्न आउट होता। ये तो ना होता, लेकिन जनरल इलेक्शन से शायद कम होता। लेकिन अब चूंकि PTI ने बायकॉट भी कर दिया तो फिर तो उसका बहुत ही कम होने का इम्कान है। अब सारे चूंकि वोट कास्ट ही हुए, हमें मालूम नहीं कितना हुए, लेकिन उसके बाद ही कोई तबसरा किया जा सकता है। ये मेरा ख्याल में ये जब तक मुकम्मल नताइज कंपाइल नहीं हो जाते। बिल्कुल ठीक। सब सर, मुझे फरमाइए कि क्या किसी हल्के से कोई मुनज़्ज़म धांधली वगैरह की शिकायत भी मौसूल हुई है? एक दो जगह पे मैं मीडिया पे देख तो रहा था, लेकिन कोई ऐसी मुनज़्ज़म धांधली की बात नहीं थी। मसला एक साहब कह रहे थे कि उनके पोलिंग स्टेशन में बैलेट पेपर्स कम थे जितने बैलेट पेपर्स होने चाहिए थे। गालबन ये मुजफ्फरनगर की बात है। इस तरह की नौयत की बातें थी, लेकिन वो आइसोलेटेड थी। मुनज़्ज़म धांधली का तो अभी तक इल्ज़ाम नहीं लगा। मेरे ख्याल में इस बाइकआउट के बाद जो लोग इल्ज़ाम लगा सकते थे वो तो कंटेस्ट में थे ही नहीं, तो अब 2 इलेक्शनों में वो कंटेस्ट में थे, वहाँ अभी तक वैसी की बात मैंने मीडिया पे तो नहीं देखी।
जी सर, यही बात जो हमने आगाज़ में भी वोटर टर्नआउट के हवाले से बात की, तो इस पूरे इलेक्शन में आज के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 हलकों से कॉन्टेस्ट कर रही थी, एक हरीपुर का और एक लाहौर का। तो सर अब जब टर्नआउट की बात हो रही है तो इस बॉयकॉट के बाद इन दोनों हलकों पर और इन दोनों हलकों के अलावा जो रिमेनिंग 11 हलके हैं, फिर वहाँ कोई वाज़ेह फ़र्क नज़र आया कि जिससे हम बात कर सकें कि ये बॉयकॉट की वजह से है, या फिर जो माजी में हमने हमेशा देखा है ज़िमनी इंतखाबात में टर्नआउट या इंटरेस्ट अवाम का उस तरह से होता नहीं है, वही सिचुएशन अभी भी है? जी हाँ, टर्नआउट के बारे में तो मैं हतमी तौर पे कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैंने ये देखा है कि हरीपुर में काफ़ी जोशो खरोश था और वहाँ पे जी। आज भी बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के। और कभी मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार के वोट ज़्यादा हो जाते हैं और कभी पीटीआई के सपोर्टेड उम्मीदवार के वोट ज़्यादा हो जाते हैं। तो वहाँ पे बड़ा क्लोज कीन कंपटीशन है दोनों के दरमियान। लाहौर में अगरचे रेल पेल थी, लेकिन मुकाबला उतना क्लोज नहीं है जितना हरीपुर में देखने में आया है। तो ये यकीनन यहाँ पे जी। बेहतर टर्नआउट होगा, क्योंकि पीटीआई कंटेस्ट कर रही थी। कितना बेहतर हुआ होगा ये अभी कुछ देर इंतजार जी। करते हैं। सर, जो शिकायत अभी तक मौसूल हुई, जो आप भी खुद भी कह रहे हैं कि मीडिया पर ही ये शिकायत देखी, अब कहीं से हमें पता चल रहा है कि वो फॉर्म 45 गायब हो गया, हमाद अजहर साहब की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया, इलेक्शन कमीशन ने उसे मुस्तरद कर दिया। फिर कई हलकों में पोलिंग वक्त ख़त्म होने से पहले जो पोलिंग पेपर्स हैं वो ख़त्म हो गए, इसकी शिकायत आई, कंप्लेंट्स आई, बूथ से सहाफ़ियों को बाहर निकालने के इल्ज़ाम भी आए सामने। फिर वो कुछ वीडियोज़ बनाने के, एक जगह आबिद शेर अली साहब वीडियो उनकी बन रही है या वो बनवा रहे हैं, दूसरी तरफ एक और भी कारकुन था जो वीडियो बनवा रहा था, या उसने वीडियो बनाई और पोस्ट कर दी, उससे पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया। आपकी नज़र में आई है इस तरह की शिकायत, या आपके पास ऐसी शिकायत कोई मौसूल हुई है इस इलेक्शन के हवाले से? मेरे इल्म में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। फॉर्म 45 का गायब हो जाना बिल्कुल अनलाइकली है, क्योंकि देखिए ना, वो तो एक ही फॉर्म एक पोलिंग स्टेशन पे उन्होंने भरना होता है, तो उसके गायब हो जाने की तो कोई तुक नहीं है। और अगर वहाँ पे कुछ पोलिंग स्टेशनों से गायब हो गए हैं तो फिर वहाँ पे तो शायद रीपोलिंग की भी नौबत आ जाए। तो ये फॉर्म 45 का गायब होना मेरी समझ में नहीं आता। अलबत्ता चंद लोगों ने जिन्होंने बरसरे आम जी। बैलेट पेपर के ऊपर स्टैंप लगाई है, वो बिल्कुल गलत बात है। खासतौर पे हुकूमत के साथ ताल्लुक रखने वाले लोग अगर ऐसी बात करेंगे तो फिर बाकी लोगों को जी। ऊपर कैसे एनफोर्समेंट हो सकेगी लॉज की? तो ज़ाब्ता वो तो अखलाक की सामने खिलाफ वर्जी भी है ना सर ये। अब मुझे ये फरमाइए अहमद साहब, एग्जिट पोल किया गया है क्या? और अगर किया गया है तो स्पेसिफिकली वो हलके के जहां पर फिर 2 बड़ी पार्टीज कॉन्टेस्ट कर रही हैं, पीटीआई पीएमएलएन, तो लाहौर और हरीपुर के हवाले से अगर एग्जिट पोल हुआ है तो क्या नताइज रहे हैं वहाँ के? देखिए, ये जो इलेक्शन कमीशन ने एक ज़ाब्ता अखलाक जारी किया हुआ है, उसके मुताबिक आप एग्जिट पोल नहीं कर सकते, और अगर कर भी लें तो उसके नतायज फौरन जारी नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में एग्जिट पोल तो मुझे नहीं लगता कि हुआ हो इस पाबंदी की वजह से, क्योंकि वो अगर करते हैं तो वो जरा एकेडमिक से डिस्कशन होती है कि नौजवानों ने कितना वोट डाला, उसको देखने के लिए, इस तरह की चीज़ों को देखने के लिए होता है। सर, लाहौर के हवाले से ना एक डिस्कशन हो रही है, जो लीगी वज़रा हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि मरियम साहिबा ने पंजाब में बहुत काम किया है, लाहौर में बहुत काम किया है, तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी मकबूलियत खो रही है। अभी कुछ देर पहले ये दावे तक हो रहे थे कि शायद अगले इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल ही नज़र ना आए, उनकी मकबूलियत का ये ग्राफ हो जाए। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आलिया हमजा साहिबा को या मैं दीगर को सुन रही हूँ, तो वो इससे मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इसी कारकर्दगी की वजह से ही लोगों ने खान साहब की बात सुनी है और वो इसी वजह से घरों से बाहर नहीं निकले। तो सर, क्या वाकई जो लीगी रहनुमा कह रहे हैं उनके दावे दुरुस्त हैं, या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है उनके दावे दुरुस्त हैं? सर, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक पूरे वोट काउंट ना हो जाए और टर्नआउट ज़ाहिर ना हो जाए। उस वक्त तक देखिए, ये कारकर्दगी का जो असर है वो भी हो सकता है हुआ हो, लेकिन वो हम जब देखेंगे कि मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार ने लास्ट टाइम कितने % वोट हासिल किए थे टोटल वोट्स के, और इस दफ़ा कितने किए हैं, तो उनका कुछ हमें बताएगा। लेकिन ये देखना पड़ेगा अब इलेक्शन के जब नताइज सामने ना आ जाए। मुकम्मल नताइज जब आ जाएंगे, हतमी और सरकारी, और
तब उसके बाद पता चलेगा कि किसके दावे जो है वो इस वक्त सही है, दुरुस्त है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अहमद, आप साथ मौजूद थे। इसी टॉपिक को आगे लेकर बढ़ेंगे और इस पर मेरे मौजूद मेहमानों में मुझे इस वक्त बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सामने मेरे मौजूद हैं। सर आ जाएं आप स्टूडियो में। और इसके साथ साथ इख्तियार वली खान साहब भी प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है। आप दोनों मेहमानों को मैं खुशामदीद कहती हूँ। इख्तियार साहब, सबसे पहले ये फरमाइए सर, पंजाब में तो आपके लिए तकरीबन मैदान खाली ही है, लेकिन हरीपुर में जहाँ मुकाबला है वहाँ क्या अपसेट होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया किरण नाज। इनफैक्ट मैदान कभी खाली नहीं होता, मैदान जो है इलेक्शन में कभी खाली नहीं मिलता। बस ये है कि हमारे जो मुखालिफ हैं वो मलिया मेट हो चुके हैं। इनफैक्ट ये जो इलेक्शन है ये ज़िमनी इलेक्शन। सबसे पहले तो इसमें आप देखें कि जो हमें अपना मुखालिफ समझते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो खुद कहाँ खड़े हैं। वो तो उनको ये समझ नहीं आ रही कि वो इलेक्शन का बायकॉट करके इलेक्शन लड़ रहे हैं। कहीं पे उन्होंने टिकट दिए हैं, कहीं पे उम्मीदवार खड़े किए हैं, कहीं पे कहते हैं कि हमारे बंदे नहीं है, हम बाइकआउट करके बैठे हैं। तो पहले तो ये सोचे कि वो हो सकता है या रोज़ा होता है या रोज़ा नहीं होता, या दिन होता है या फिर रात होती है। तो इनको ये तो आधा तीतर आधा बटेर वाला प्रोग्राम चल रहा है। और हम ये समझते हैं कि ये ज़िमनी इलेक्शन जो एक बड़ी तादाद में हो रहा है, जिसमें 13 नशिस्तों पर इलेक्शन हो रहा है, ये मुकाबला है दो बयानियों का। एक वो बयानिया जो इमरान खान ने 9 मई के बाद गढ़ा था, झूठा बयानिया कि मुझे अमरीका, फिर उससे यू टर्न ले लिया, फिर मेरे साथ ये जुल्म हो गया, मुझे वो हो गया, 190 मिलियन पाउंड के केस में उनको सजा होती है, वो कहते हैं ये गलत है, ये झूठ है। दूसरी तरफ, हाँ मैं आता हूं उस पर, दूसरी तरफ इस बयानिए का ये जो झूठा बयानिया है, इसका मुकाबला इनफैक्ट अपनी 4.25 साल हुकूमत में ये परफॉर्म तो कर नहीं सके, कुछ नहीं कर सके। इवन ना 50 लाख घर, ना करोड़ों नौकरियां, ना बुलडोजर फेरे किसी गवर्नर हाउस पर, ना किसी एक दिन वजीर आजम साहब साइकिल पर बैठ कर गए वजीर आजम हाउस, नथिंग हैपन, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी तरफ PDM 1 की हुकूमत जो शहबाज शरीफ की थी, उसने मैं बताता हूं आपको, वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत ने PDM 1 की गवर्नमेंट में अपनी इकोनॉमी जिसको ये बर्बाद करके गए थे उसकी रीडायरेक्शन कर दी। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पहले से वो डूबती नैया को हम बचा कर लाए हैं, ऑन ग्राउंड परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये परफॉर्मेंस और झूठे बयानिए की जंग थी जिसमें मुस्लिम लीग नून अल्हम्दुलिल्लाह ये हरीपुर के अवाम को नहीं मालूम, हरीपुर की बात है या वो बाय नहीं कर रहे सर? मैं बताता हूं आपको। अब हरीपुर की प्रोज एंड कॉन्स में आपको थोड़ी देर बाद मैं मजीद बताऊंगा, लेकिन अभी तक जो है वो मैं आपको बताता हूं। जिस सूबे का वजीर आला चीफ एग्जीक्यूटिव जाकर वहां पर DC और DPO को तड़ी लगाता है कि अगर उम्मीदवार हार गया तो दिन होगा तो तुम रात नहीं देखोगे, और अगर रात हुआ तो तुम दिन नहीं देखोगे, और वहां पर मर्जी के लोगों की ड्यूटियां लगाए और इलेक्शन को मोनोपोलाइज करे। जी सर, धमकियों की वजह से नतीजे मुख्तलिफ आ रहे हैं हरीपुर में, वहां पे धांधली हुई है, क्या हुआ है? सूबाई हुकूमत ने, सुहेल आफरीदी साहब ने वहां पर एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। वो खुद चल कर गए हैं और उन्होंने तड़ियां देकर वो आप कह रहे हैं कि क्या उसी वजह से सूबाई हुकूमत के दबाव में यहाँ पर वहां पर नतीजे जो है वो मुख्तलिफ आ रहे हैं? क्या अमले ने नतीजे, सूबाई हुकूमत का दबाव, रिगिंग, जाली पोलिंग, एवरीथिंग, तमाम कंपोनेंट्स जो एक इलेक्शन रिग करने के लिए काफी होते हैं, वो हरीपुर के इलेक्शन में एक्सरसाइज किए गए हैं। हाँ। ये सब हरिपुर में हो चुका है। आप कह रहे हैं कि यानी आपकी बात का जो कंक्लूजन है वो ये है कि हरिपुर में धांधली हुई है। सर मुझे इजाजत दीजिए, उमैर नियाज़ी साहब की तरफ मैं ये सवाल लेके जाऊँ। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। नियाज़ी साहब, हरिपुर में धांधली हुई है सर? धांधली तो 8 फरवरी को हुई थी, और उसकी बुनियाद किधर से रखी? देखिए, जिनको जिम खाना की क्रिकेट की आदत हो, जिन्हें आदत हो एम्पायर को साथ मिला के, वो उन्होंने 8 फरवरी का इलेक्शन 3 एम्पायर इमरान खान के मुताबिक मिला के खेला था। ये उसी की कंटिन्यूटी। इस बात से वैसे मुझे वो एम्पायर की उंगली उठने वाली है, वो जुमले याद आ जाते हैं। नहीं देखें, आते हैं कि ग्राउंड रियलिटी पे बात की जाए ना। इख्तियार भाई कहते हैं कि जी दिन होता है या रात होती है। देखें, इधर तो वो हालात कर दिए हैं कि इस गरीब अवाम के लिए सिर्फ अंधेरी रात है। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, एक स्वीपिंग स्टेटमेंट। देखें, वीट इम्पोर्ट में क्या हुआ, फिर आपने शुगर एक्सपोर्ट की, फिर इम्पोर्ट की, फिर
आपकी पसंदीदा IMF, हमें जो चले 3 साल पुरानी बातें आप कहते थे ना कि हम चोर कहते थे, आज तो IMF कह रहा है कि आप चोर हैं। 5,300 अरब। ये नैरेटिव जो आप अपनी जो फॉलोइंग है उन तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिर 5 सीट्स पर क्या हुआ है जहां पे MLN जीत रही है, तो और 1 to 9। देखें, आप मेरा लफ्ज ना ले या इख्तियार भाई का लफ्ज ना ले या किसी और का लफ्ज ना ले, देखें कैमरा तो आपके पास है, क्या सुनसान पोलिंग स्टेशन नहीं दिखाए, क्या सोशल मीडिया पे वीडियोस नहीं मौजूद के हमाद अजहर वाले हल्के में जामिया अजहर साहब फौत हुए कि 3 बजे ही फॉर्म 45 बाहर आ गया, जो रिटर्निंग ऑफिसर फाड़ा। ये सारी चीज़ें किसी से ढकी छुपी नहीं है। जिस तरह का इलेक्शन हुआ, जिस तरह का टर्न आउट हुआ, वहाँ से ढका छुपा नहीं। तो क्या फिर आप उसे चैलेंज करेंगे, क्योंकि फिर वहाँ तो दोबारा इलेक्शन करवाने पड़ेंगे ना? देखें, 8 फरवरी को भी तो चैलेंज किया था, क्या वो दोबारा इलेक्शन हुए? जब देखें आपके IMF कह रहे हैं कि मुल्क में एलीट कैप्चर हो चुका है, क्या आपके ऐवानों में एलीट कैप्चर नहीं हो गया? क्या बलूचिस्तान से जो नुमाइंदे आए हैं, क्या वो हकीकी नुमाइंदे हैं? जो पंजाब के आए हकीकी नुमाइंदे? देखिए, आपने पिक एंड चूज करके लोग बिठा दिए। सर जहां पर आप हार रहे हैं वहां पर तो ये सब कुछ हो गया, लेकिन यही सब कुछ क्या हरिपुर में नहीं हुआ जहां जीत रहे हैं आप? देखिए, हरिपुर में हम जीत रहे हैं तो हमने अपने ये इख्तियार भाई ने इल्ज़ामात लगाए ना, तो बिल्कुल लेके जाए, हम नहीं कहते, ठीक है? इन्होंने कहा कि सोहेल अफरीदी ने ये कहा। देखें, सोहेल अफरीदी की आप स्टेटमेंट को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो बताएं ना, हरिपुर में आप जीत रहे हैं, हरिपुर में सब कुछ सेट है, लाहौर में या बाकी 5 हलकों में जहां पर आप हार रहे हैं वहां पर इंतजामिया उसी तरह से दे लें कि वो कह रहे हैं कि यहाँ हार रहे हैं तो गलत है, जो लाहौर जीत रहे हैं तो ठीक है। ये तो देखें हमेशा कहते रहेंगे, मगर ओवरऑल मकसद देखें पिन पॉइंट करने का क्या है कि इलेक्शन कमीशन जिसका काम था इलेक्शन कराना, जो 8 फरवरी का इलेक्शन ठीक नहीं करा सका, क्या वो बाद के इलेक्शन और एक हल्के का सही करवा रहा है? किसी का भी ठीक नहीं करा रहा। देखिए, वो अपनी मुद्दत गुजार चुका है, एक गैर आईनी स्टेटस उसका चल रहा है। आपने इलेक्शन कमीशन ही नॉमिनेट नहीं किए, आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ही इसीलिए नहीं लगा रहे कि आपको इलेक्शन कमीशन तब्दील ना करना पड़े। देखिए, जब आप अपने फेवरेट्स के साथ निजाम चलाएंगे तो ऐसे नहीं चलेगा। वैसे क्या सर ये अच्छा नहीं है कि पिछले कुछ अरसे से तो खैर हमें ये वाले मनाजर नहीं नजर आते, लेकिन जहां पर आप हार रहे हैं उसे एमिकेबली तस्लीम किया जाए कि आप हार रहे हैं, जहां आप जीत रहे हैं वहां तस्लीम किया जाए कि आप जीत रहे हैं। और हमने तो बायकॉट किया। देखें, 2 हलकों में PTI इलेक्शन लड़ रही है और दोनों हल्के में वाज़े तौर पे PTI जीती हुई है। में तो हार रहे हैं ना? कैसे हार रहे हैं? किसने कहा है? जीत रहे हैं आप 100% जीत रहे हैं। देखिए, यही तो कह रहा हूँ, अपने कैमरे को इस कमरे से बाहर दौड़ाएं, देखें, सबूत ढूंढने की कोशिश करें, चीजें लिखी हुई किस तरह से। जो अभी तक हमारे पास गैर सरकारी नतीजा आ रहा है उसमें हरिपुर में आप जीत रहे हैं, आगे हैं आप, अच्छा मार्जिन है, और 1 to 9 में आप हार रहे हैं। देखें आप जिस रिजल्ट की बात कर रहे हैं ना, फॉर्म 45 की बात कर रहे हैं, आप देखें तो सही किस तरह से प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स को अमले को दौड़ा के ले जाया जा रहा है, और किस तरह से जो कैंडिडेट है उसको जहां रिजल्ट टेबुलेट हो रहा है उसको घुसने नहीं दिया जा रहा। ये चीज़ें छुपती नहीं है, ये चीज़ें चीख चीख के बोल रही है, मगर हम उन्हें देखना ना चाहें, हमारी अपनी मर्जी है। ठीक जी। इख्तियार साहब, ये जो अपोजिशन लीडर है पंजाब असेंबली, ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने उनके कारकुनान को कैंप्स नहीं लगाने दिए, गिरफ्तार किया गया, कई पोलिंग स्टेशन से वीडियो आई जहां सहाफियों को बेदखल किया जा रहा था। सर ये क्या हो रहा था? उमैर नियाजी साहब वैसे बैरिस्टर हैं और इतने बड़े तगड़े वकील हैं, ये अगर अपने अच्छे दलाइल नहीं देंगे तो ये क्या करेंगे? अब मुझे ये बताइए कि मैं फिर कहता हूँ कि ये कैसे हो सकता है कि एक घर में आधे लोगों ने फर्जी रोज़ा रखा हुआ है, दूसरे कहते हैं हम तो कल हुकूमत के साथ रखेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे नहीं हो सकता ना। एक घर में ईद होती है तो ईद ही होती है, रोज़ा होता है तो फिर रोज़ा ही होता है। आप 2 हलकों पर कहते हैं कि हमने बंदे नॉमिनेट किए हैं और बाकी कहते हैं कि हमारा बाइकआउट है। व्हाट इज दिस? इट मीन्स कि आपके पास अब कैंडिडेट तक भी मैसर नहीं। इनफैक्ट परफॉर्मेंस बेस्ड इलेक्शन होगा तो यू विल बी स्टैंडिंग नोवेयर। आपके पास बताने को, दिखाने को, लोगों को देने को कुछ नहीं है, मां सिवाय सिर्फ खाली खूली और अच्छे नारों के, जज्बाती बातों के। इनफैक्ट आपकी जमात जो है, जिसका इवन अपनी सोशल मीडिया पर कंट्रोल नहीं है, सोशल मीडिया तो छोड़े, अपनी मीडिया पर कंट्रोल है, अपनी जमात के लीडर्स पर कंट्रोल नहीं है। कि पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे नहीं होती हैं। ये तो कुछ
जो डिप्राइव्ड तबकों को आपने थ्राइव किया है, उनको इकट्ठा किया है, यही आपके लीडर जो है वो करते आए हैं और आपने उस जज्बाती वोट को कैश किया है। मैं कहता हूँ ये पॉलिटिकल सर, ये इतनी गैर मकबूल जमात हो चुकी है, इनके लीडर जो हैं वो जेल में हैं, आधी से ज्यादा सीट्स अब कौमी असेंबली में इनका कुछ रहा नहीं, अब उसके ऊपर दोबारा ज़िमनी इलेक्शंस हो रहे हैं, तो सर कैंडिडेट उनके मिल नहीं रहे। जब इतनी ज्यादा खामियां इस जमात में आ गई हैं, लेकिन यही वो जमात है कि जिसको ना आप लोग लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे जलसे की इजाजत देते हैं, ना कहीं और रैलियां और जलसा करने की इजाजत देते हैं, बाकी पाकिस्तान की सारी पार्टियां जो हैं वो जलसे भी कर रही होती हैं, रैलियां भी कर रही होती हैं। इतनी गैर मकबूल जमात है, करने दें जलसे सर। Very good question, and this is what I was thinking last night when I was seeing Hafiz Naeem ur-Rahman. He was standing on the stage and he was addressing the jalsa at मीनार पाकिस्तान। मैं वो देख रहा था कि एक मुनज़्ज़म सियासी जमात होती है तो वो मीनार पाकिस्तान आ जाए, वो किसी अच्छे होटल आ जाए, किसी अच्छी जगह पे आ जाए, पार्क पे आ जाए, वो जलसा भी करते हैं, जगह को साफ करके वापस आपको हैंड ओवर करते हैं। मुझे ये बताएं कि ये लोग जहां से गुजरे हैं, ऐसा लगता है चंगेज खान की फौज गुजरी हो, ऐसा लगता है राजा पोरस के हाथी गुजरे। इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत मांगते हैं, आप लोग मंडियों में भेज देते हैं, किसी होटल में आते हैं सर कोई कॉन्फ्रेंस करने के लिए, वहां पर आप लोग जो है परेड करवा देते हैं, वहां से गिरफ्तारियां हो रही होती हैं, वहां पर होटल मालिकान मना कर देते हैं कि हम नहीं इनको इजाजत दे सकते। सर इजाजत तो आप लोग नहीं देते ना। एक आप देखें, अगर ये लोग GHQ गए तो वहां पे इन्होंने क्या किया, अगर ये कोर कमांडर हाउस गए तो वहां क्या किया, अगर ये जियारत रेजिडेंसी कायद-ए-आज़म के घर पर गए तो वहां क्या किया। जो काबिल मजम्मत था, नहीं मैं कल भी काबिल मजम्मत था, आज भी काबिल मजम्मत है। सर मैं 9 मई की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इंतखाबी जलसों की बात कर रही हूँ, रैली की बात कर रही हूँ। सर ये लोग डी चौक आ जाते हैं तो वहां पर कब्रें खोदते हैं, सियासी जमातें ऐसे करती हैं, ये कफन पहनकर बैठ जाते हैं, ऐसे करते हैं। अभी इलेक्शन से पहले जब ये आए थे, जब इनकी हुकूमत खत्म हुई, पूरा ब्लू एरिया जो उसका ग्रीन बेल्ट है उसको जला दिया। वो जुनेजो जो था वो SP इस्लामाबाद, उसको किस तरह मारा पीटा था आपको याद है। 6 रेंजर के जवानों पे गाड़ियां चढ़ा के दिखा दी, ये क्लाशनकोफ लहरा के आते हैं। डू यू थिंक सो इट्स अ पॉलिटिकल पार्टी? क्या ये एक सियासी जमात का एक रोशन चेहरा हो सकता है? हरगिज नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सियासी जमात की उनको पता चलता है कि ये सियासी जमात है, आप समझते थे, उनके तर्ज तकल्लुम से पता चल रहा था कि ये पॉलिटिकल लोग हैं, डायलॉग करने आए हैं। सही, ये लोग तो लड़ने आते हैं, मरने आते हैं, मुझे उमर साहब से इसका जवाब लेने दें सर, मुझे ब्रेक की कॉल दी जा रही है, हम किसी को मार देते हैं। उमर साहब से जवाब लेना है, अगर शॉर्टली रिस्पॉन्ड कर सकें। हुकूमत करके गए हैं, बट इनका लीडर सर इजाजत दीजिए, इख्तियार साहब, हाउ टू बिहेव लाइक अ पॉलिटिकल लीडर। इख्तियार साहब इजाजत दीजिए सर, नियाजी साहब को दलाइल देने दें सर। देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी की कुछ ना कुछ खामियां होती हैं। देखिए हम देखें पास में अगर नून लीग का सुप्रीम कोर्ट पे हमला इमरान खान के कहने पे तो नहीं इन्होंने किया था, इन्होंने खुद किया था ना। कायद-ए-आज़म के मज़ार पे जो हुल्लड़बाजी की थी, जो जिस किस्म की नारेबाजी हुई, 9 में हम तो आज कहते हैं जुडिशल कमीशन बनाए, जो किरदार हैं बेनकाब करें। देखिए हमारी फौज कोई इतनी कमज़ोर नहीं है, जब कुछ होना होता है पाकिस्तान में बहुत कुछ हो जाता है। देखें उन चीज़ों में अगर नहीं जाना चाहते, देखें नून लीग थोड़ा सा देखें, जब इन पे 11 साजिश का इल्जाम लगा था ना, तो तब उसमें भी कोई सपा सलार बैठा हुआ था, ठीक है, उसमें भी कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं था। बिल्कुल ठीक। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से आते हैं तो पोस्ट की काश्त के हवाले से, भग की काश्त के हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं लीगी रहनुमाओं की जानिब से। वज़रा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आला की जो है वो अपनी ज़मीनें हैं जहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। इख्तियार वली साहब साथ ही मौजूद है, इन्हीं का ये दावा है, तो इस पर बात करते हैं। ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे दोनों इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे साथ ही मौजूद हैं। इख्तियार वली खान साहब ने दावा क्या किया है सुहेल आफरीदी के हवाले से, वज़ीर आला के हवाले से, पहले ज़रा सुन लीजिए, फिर दोनों मेहमानों से इस पर बात करेंगे। शलोबर कबीले और कौम के लोग जहाँ पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की अपनी ज़मीनें हैं, अपने खेत हैं, जहाँ पर ये भंग की काश्त, उसकी फसल तैयार है, कटी हुई पड़ी है, फिर ये मार्केट में मनशियात इससे तैयार होगी और फिर वो पूरे तूल और अर्ज़ में वो जाके वो फैलेगी। इस मनशियात के धंधे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम मेंबरान से, तमाम जो अरकान पार्लियामेंट हैं, जो वजीर हैं, जो करते धरते हैं और आला ओहदेदार हैं, वो सब इसमें हिस्सेदार हैं।
इन सब को भत्ता मिलता है। इस मुर्दार कारोबार से ये जो पैसे कमाए जाते हैं ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। इख्तियार साहब, सर जब वज़ीर आला का नाम आया था सुहेल आफरीदी साहब का, तो उस वक्त आप लोगों के वज़रा की जानिब से बाकायदा इनको दहशतगर्दी में मुलव्वस इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए थे। और उसके बाद आपके एक दो और वज़रा मेरे पास प्रोग्राम में यहाँ आए, इसी स्टूडियो में बैठ कर उन्होंने कहा कि अगर आपके पास सबूत नहीं है, हमारे पास सबूत मौजूद नहीं है तो फिर हमें ये बात नहीं करनी चाहिए। अब आपकी जानिब से ये मुनशियात फरोशी के दावे किए जा रहे हैं, तो इसके हवाले से कोई सबूत आपके पास मौजूद हैं या ये सोशल मीडिया को बुनियाद बनाकर ये दावा किया गया है? इख्तियार साहब। किरण, गुज़श्ता दिनों ये चीज़ जो है ये झूठी नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम टीवी पर नहीं कर सकते, कुछ मैं आपको इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की कैबिनेट में एक मिनिस्टर ऐसे भी हैं कि जिनकी भाई की गाड़ी मनशियात के स्मगलिंग में पकड़ी गई है, पेशावर के एक थाने में खड़ी है। मैंने आज उनको फिर कहा है कि आप ज़रा मेहरबानी करके उनको अपनी कैबिनेट से निकाल दें। अगर नहीं निकालेंगे तो फिर मैं आपको बता देता हूं कि वो कौन है। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो कहते हैं कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है या नहीं है ये दूसरे नंबर पे रखते हैं। सबसे पहले नंबर पर ये रखें, जो बंदा कहता है कि मैं एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हूं, वो जिस जिले से ताल्लुक रखता है उसमें वादी तीरा आता है। वादी तीरा में 3,500 से ज्यादा एकड़ अराजी पर भंग की काश्त होती है। वहां से आशीष, चरस, गर्दा, आइस, हीरोइन तैयार होती है और वो पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होती है। आपकी यूनिवर्सिटियों में, लड़कों में, लड़कियों में, नौजवानों में, बूढ़ों में, वो तमाम तबकात में वो नशा आवर मनशियात जो है वो जो आप बात कर रहे हैं, जो इल्जाम आपकी तरफ से लगाए, देखिए ये जो वीडियोस की आप बात कर रहे हैं ये हमें भी दिखाई गई हैं, लेकिन आपने जरा आगे का इल्जाम लगा दिया है ना, तो उसके सबूत आपके पास मौजूद हैं इख्तियार साहब। और दूसरी बात ये कि सर एंटी नार्कोटिक्स फोर्स ये तो विफाक के अंडर में है ना, अगर आपके पास सारी चीजें मौजूद है तो कार्रवाई करें। मैं कहता हूं अगर आपको याद हो तो शहरयार अफरीदी साहब की एक तकरीर जो है वो रिकॉर्ड पर है, जिन्होंने कहा था कि इमरान खान की मंजूरी के बाद हम यहाँ पर भंग के कारखाने लगाने जा रहे हैं, इससे दवाइयाँ तैयार करेंगे। तो इसका मतलब है कि ये इसको डिनाई नहीं करते। एक नंबर टू अगर सर वो कानूनी तौर पर बाकायदा उसके लाइसेंस जारी किए गए थे और वो बाकायदा तौर पोर्ट के लिए इस्तेमाल किया गया था, वो सनतों में इस्तेमाल होना था, वो कारखानों में इस्तेमाल होना था, वो अद्वियात के लिए इस्तेमाल होना थी। ये बिल्कुल सबको याद है। उस वक्त बड़ा आप लोगों ने मजाक भी बनाया था उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर का इस बात पर। सर मैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और इस मनशियात के कारोबार में 3 लोग इन्वॉल्व हैं, स्मगलर्स, टेररिस्ट और पॉलिटिकल माफिया। वहां के पार्लियामेंटेरियंस, एमपीएस, सेनेटर्स, पीटीआई के ओहदेदार, और ये पैसे किस किस लेवल पर तकसीम होते हैं ये आपकी सोच है। अगर नहीं होते तो फिर वजीर आला साहब उसको बंद क्यों नहीं करते? और आज तो वीडियो वहां के इनके कौम के लोगों ने, जो कबीले के लोग हैं, उन्होंने वीडियो अपलोड की है कि ये जो जमीन है वो जमीन सर एक बड़ी अहम मीटिंग में ये हमें पता, जिस पर ये सवाल किया था कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, तो कार्रवाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है आप लोगों की। तो सर विफाक के अंडर में है ना ANF, आप लोग कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते अगर आपके पास तमाम सबूत मौजूद है इसके? तो अब आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। वो बंदा दिखाता है कि ये जमीन जो है ये वजीर आला की है और ये उसकी कटी हुई फसल पड़ी है, इस पर ओस गिरेगी, ये पक्की होगी तो इसकी रॉ मटेरियल का फिर मनशियात तैयार होंगे। अब आप बातें जो कर रही हैं नारकोटिक्स की, तो मेरे ख्याल में ये नेक्सस इतना मजबूत है कि इन्होंने पूरा सिस्टम खरीद के रखा हुआ है, चाहे उसमें नारकोटिक्स के लोग हैं, चाहे उसमें कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, लोकल पुलिस हो, डीसी हो, इंतज़ामिया हो, सारा सिस्टम इन्होंने खरीद के हर बंदे को अपना हिस्सा जाता है। यू कांट बिलीव कि ये कितना मजबूत सिस्टम है, इसमें कोई अंदर घुस नहीं सकता। जो लोग इसमें बैठे हुए हैं इंतहाई ताकतवर और बहुत बड़ा खतरनाक माफिया है। ये एक माफिया के मुतालिक कोई बोलता नहीं है, मैंने बात कर दी, कौम के सामने रख दी। वो चेहरा जो ये लोगों के सामने कॉस्मेटिक ग्लास ओवर के साथ, बड़े अच्छे मेकअप के साथ लोगों के सामने आकर बड़े अच्छे पार्लियामेंटेरियन और जमहूरियत पसंद बनते हैं, कानून पसंद बनते हैं, उनकी
असल चेहरे जो है वो ये हैं। जी सर, आप इसको बड़ा बता रहे हैं कि हमें भी बताया गया था पॉलिटिकल टेरर नेक्सस के हवाले से, जिसकी अब आप बड़ी डिटेल में बता रहे हैं, जिसका जवाब लेने की इजाजत दीजिएगा। एक चीज आप इसके साथ जी एक चीज इसके साथ ऐड कर लें कि मैं क्विक बताता हूं, एक चीज इसके साथ ऐड कर लें कि वहां पर ऑपरेशन अगर आर्मी करती है, हमारी स्टैब्लिशमेंट और उस इलाके को टेररिज्म से साफ करती है, तो इसकी इजाजत क्यों नहीं देते? इसलिए नहीं देते कि फिर ये जितनी गंदगिरी है ये सारी फिर बाहर आती है, तो फिर उनकी ये कारोबार उनका चलेगा नहीं, ये फिर खत्म हो जाएगा। तो मैंने आपसे कहा ना कि इस पे फिर कार्रवाई करने की ज़रूरत है ना उमैर साहब। अगर ये इल्ज़ामात गलत हैं तो आप कानूनी कार्रवाई करेंगे सर, क्या करेंगे? अच्छा देखें, इख्तियार भाई बात कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स होते हैं। देखें हमारे रीजन में ड्रग का हब तो रहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान, मगर जिस पैराए में वो बात कर रहे हैं ना वो मिसकंसीव्ड है। देखें एक तो आपने खुद कानून पास किया है, ये जो बात कर रहे हैं ये फिर अपनी फेडरल गवर्नमेंट की नफी कर रहे हैं। कैनबिस कंट्रोल रेगुलेटरी अथॉरिटी किसने बनाई है? ये कह रहे हैं कि सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ है। तो ANF का हेड कौन बैठा हुआ है? मतलब ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? फिर अगर उस तरफ इशारा कर रहे हैं तो फिर खुल के बात करें। बात है वादी तीरा में बिल्कुल काश्त होती है। अब आपने जब एक्ट पास कर दिया है, पॉपी स्ट्रॉ क्या दुनिया में क्या उसकी वुड नहीं बनती, बिकता? कैनबिस ऑयल क्या ट्रेड नहीं होता? आपने इसी मकसद के लिए बनाई है ना। मगर मसला क्या है कि अगर एक फेडरल ने एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया है और उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा सकता तो किसकी नालायकी है? आप तो एक छोटे से रीजन की बात करें, 3000 एकड़। तो जिस वीडियो की, क्योंकि हमसे आगे की बात वो जो इख्तियार वली खान साहब ने दावा किया है ना, तो ये जो वीडियो बंदा बना रहा है उस दावे के बाद और दिखा रहा है, वो ज़मीन किसकी है? वो वज़ीर आला की ज़मीन है? मुझे तो उसका आइडिया नहीं, मगर बात है ये कह रहे हैं सिर्फ 3500 एकड़ की बात करें, 3000 एकड़ पे है। बात है इस वक्त बलूचिस्तान में कितने हज़ार एकड़ पे, किसी को आइडिया है? लोरा लाई से ले के कोयटा तक जो काश्त है वो कौन करा रहा है, किसके है? अनरेगुलेटेड है। जो बाकायदा ड्रग्स की फैक्ट्री इस वक्त जो है ना चमन के बॉर्डर के साथ लगी हुई है वो किसकी हैं? वो मतलब देखें, अगर खुल के बात करनी है तो फिर लोगों के खुल के नाम लें, ठीक है? फिर आपके सेनेटर्स के भी नाम आएंगे, बहुत सारे लोगों के आएंगे, उन चीज़ों पे खुल के बात करें। ये तो एक रैंडम कोई वीडियो बना ले के सुहेल अफरीदी जिसका देखें जो इशू है वो ये है कि अगर ये इससे मनशियात बन रही है और मनशियात ये आगे पाकिस्तान के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में जा रही है और बच्चे उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा माशरा इससे तबाह हो रहा है, तो फिर तो वज़ीर आज़म चारों वज़रा बगैर इल्ज़ामात के अक्रॉस द बोर्ड इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के और माशरे के मुस्तकबिल का सवाल है। सर के जो स्कूलों में इस्तेमाल हो रहा है वो आइस के ऐसे बनती है, आइस तो केमिकल फार्मूला है, आइस तो आपके घरों में बन रही है। जो इस पर बात हो रही है मैं उसके हवाले से कह रही हूँ। बहुत शुक्रिया दोनों मौजूद मेहमान प्रोग्राम में मेरे। छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी नाज़रीन। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गुज़िश्ता एक साल के दौरान सैकड़ों नहीं दर्जनों मरतबा दुनिया भर में अमन कायम करवाने और कई खित्तों में जंग रुकवाने का क्रेडिट खुद को दे चुके हैं, लेकिन एक जंग है जिसको रुकवाने में वो अब तक नाकाम नजर आते हैं, और वो है यूक्रेन और रूस की जंग, जिसे कई सिफारती कोशिशों, मुलाकातों, टेलीफोनिक राबतों, धमकियों और पाबंदियों के बावजूद अब तक अमरीकी सदर रुकवा नहीं सके हैं। लेकिन हाल ही में अमरीका की तरफ से यूक्रेन रूस जंग के खात्मे के लिए एक मुजव्वज़ा अमन प्लान सामने आया है, जिसकी मंजूरी के लिए सदर ट्रंप ने यूक्रेन को 27 नवंबर तक की डेडलाइन दे दी है और कहा है कि अगर यूक्रेन ये तस्लीम नहीं करता तो उसे हथियार और इंटेलिजेंस तक रसाई रोक दी जाएगी। मगरबी मीडिया में लीक होने वाले इस 28 निकाती मंसूबे में यूक्रेन को अपनी कुछ ज़मीन छोड़ने, फौज कम करने और नेटो में शमूलियत के इरादे से पीछे हटने जैसे निकात शामिल हैं, जिसे यूक्रेनी सदर पहले रद्द कर चुके थे। लेकिन कल कौम से खिताब में ज़ेलेंस्की ने कहा यूक्रेन को बहुत मुश्किल फैसले का सामना करना पड़ सकता है, या तो यूक्रेनी अपना कौमी वक़ार खो दें या अपने सबसे अहम इत्तेहादी का साथ खोने का ख़तरा मोल लें। यकीनन वो अमेरिका का साथ खो देने की बात कर रहे थे। ट्रंप के मुजव्वज़ा मुसव्वदे में यूक्रेन के सनती मशरक़ी इलाके डोंबास के एक हिस्से को रूस के कंट्रोल में देने की तजवीज़ समेत यूक्रेनी मुसल्लह अफवाज की तादाद कम करके 6 लाख तक लाने का कहा गया है। अमन मंसूबे में यूक्रेन की खुद मुख्तारी की तस्दीक होगी। यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी गारंटीज के बदले अमेरिका मुआवजा वसूल करेगा।
यूक्रेन 100 दिनों के अंदर इंतखाबात करवाने का पाबंद होगा। यूक्रेन अपने आईन में ये शामिल करेगा कि वो नेटो में शामिल नहीं होगा और नेटो भी अपने कवानीन में ये शर्त शामिल करेगा कि मुस्तकबिल में यूक्रेन को रुकनियत नहीं दी जाएगी। साथ ही नेटो यूक्रेन में फौज तैनात नहीं करेगा और यूक्रेन को एटमी हथियार न बनाने का वादा भी करना होगा। अलबत्ता यूक्रेन यूरोपीय यूनियन में शमूलियत का अहल होगा। रूस के हवाले से इस अमरीकी मंसूबे में तजावीज़ के मुताबिक क्रीमिया समेत दीगर कुछ इलाके जहां रूसी फौज मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हो सकी, उन्हें अमली तौर पर रूस का हिस्सा तस्लीम किया जाए और अमरीका भी ऐसा ही करेगा। रूस को बतदरीज पाबंदियों में रियायत दी जाएगी और उसे दोबारा G8 में शमूलियत की दावत दी जाएगी। रूस, यूक्रेन और यूरोप के दरमियान जंग न करने का मुआहदा भी तय किया जाएगा। दोबारा रूसी हमले की सूरत में मुश्तरका और मजबूत फौजी रद्द-ए-अमल, रूस पर पाबंदियां बहाल और मुआहदा ख़त्म करने की शक भी मौजूद है। सिर्फ यही नहीं, रूस को यूक्रेन में वाक़ यूरोप के सबसे बड़े एटमी पावर प्लांट से पैदा होने वाली बिजली का आधा हिस्सा रखने का हक भी हासिल होगा। अमेरिका रूस के साथ एक अलहदा मुआहदा भी करेगा जिसमें तवानाई, कुदरती वसाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर, मसनूई जहानत, डेटा सेंटर्स और आर्किटेक्ट में नायाब मादनियात की कानकनी के शोबे शामिल होंगे। अमेरिका ने अमन मंसूबे की खिलाफ वर्जी पर रूस के साथ साथ यूक्रेन के लिए भी सजा तजवीज़ की है। लीक ट्रंप अमन प्लान में लिखा हुआ है कि अगर यूक्रेन रूस पर हमला करेगा तो वो अमरीकी सिक्योरिटी गारंटीज खो देगा। यूक्रेनी और अमरीकी वफूद स्विट्जरलैंड में बातचीत कर रहे हैं। यूरोपीय ममालिक ने इस मंसूबे पर मजीद काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। यूक्रेन और रूस जंग का अहम फरीक होने के बावजूद इन यूरोपीय ममालिक से अमरीका ने मुशावरत ही नहीं की। दूसरी तरफ रूसी सदर का कहना है कि यह मंसूबा तनाज़े के पुरअमन हल की बुनियाद हो सकता है। साथ ही पुतिन ने अमरीकी तजावीज़ को ट्रंप के साथ अगस्त में अलास्का समिट के दौरान ज़ेर बहस मंसूबे का जदीद वर्जन करार दिया है। 3 माह पहले 15 अगस्त को अमरीकी रियासत अलास्का में रूसी और अमरीकी सदर की तारीखी मुलाकात के हवाले से फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि ट्रंप ने यूक्रेन में जंग बंदी के बदले पाबंदियों में नरमी और तिजारत को बढ़ाने की पेशकश की थी, जिसे रूसी सदर ने मुस्तरद कर दिया था और यूक्रेन के हथियार डालने और डोंबास पर मुकम्मल रूसी कंट्रोल का मुतालबा रखा हुआ था। इसी रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि मुबैना तौर पर रूसी सदर ने एक तारीखी लेक्चर दिया था जिसने सदर ट्रंप को मुश्तइल कर दिया था। लेकिन अब नवंबर में खुद अमेरिका की तरफ से ये अमन मुआहदा सामने आया है जिसे माहिरीन रूस की विश लिस्ट करार देते हुए पुतिन के आगे सरेंडर करार दे रहे हैं। माहिरीन का इतराज़ है कि इस प्लान में यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी गारंटीज के बारे में भी कुछ वाज़ेह नहीं है कि ये ज़मानतें देगा कौन और ये होंगी कितनी पायदार। साथ ही इस शिक की निशानदेही भी की गई है कि जिसके मुताबिक अगर यूक्रेन ने रूस पर मिसाइल हमला किया तो सिक्योरिटी जमानत ख़त्म हो जाएगी। यूक्रेन, यूरोप और आलमी सतह पर अमन मंसूबे पर होने वाली शदीद तनकीद के बाद सदर ट्रंप, जिन्होंने यूक्रेन को कल ही इसे मंजूर करने के लिए 4 दिन की मोहलत दी थी, अब यू टर्न लेते हुए कह रहे हैं कि रूस और यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए अमरीकी मंसूबा कोई फाइनल ऑफर नहीं है। अगर यूक्रेनी सदर को ये कबूल नहीं तो जब तक उनका छोटा सा दिल चाहे वो लड़ सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम, इंशाल्लाह जुम्मे को नाज़रीन से मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।